नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच हूँ कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेकर के। कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1 जो है वो कोड ऑफ एथिक्स 2009 को रिप्लेस करेगा, उसके पार्ट ए को रिप्लेस करेगा। जो नया कोड ऑफ एथिक्स इंस्टीट्यूट ने जारी किया है वो कोड ऑफ एथिक्स इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स द्वारा 2018 में जारी किए गए कोड ऑफ एथिक्स पर डिपेंड करता है। और जब हम कोविड महामारी से बाहर निकलेंगे, हमें बिजनेस तो चेंज करना ही है, साथ में नए एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ हमें काम करना है जो कि 1 जुलाई 2020 से अप्लीकेबल है। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स अर्थात क्या? एथिक्स मतलब नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये हमारी नैतिकता है। प्रोफेशनल में भी कुछ एथिक्स होते हैं, क्या काम करना चाहिए, जो सामाजिक दृष्टि से सही है, सांस्कृतिक दृष्टि से सही है, समाज को स्वीकार्य है, वो नैतिक कार्य कहलाते हैं। और जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है वो नैतिक कार्य नहीं कहलाते हैं। कहने का कुल मतलब यह है, कुल तात्पर्य यह है कि गलत है वो चाहे दिन की रोशनी में किया जाए या रात के अंधेरे में, और सही है वो किसी भी वक्त किया जाए। जानते हम सब हैं इस चीज़ को कि एथिक्स जो है वो क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है तो इसे फॉलो करने की। जो एथिक्स है वो मुख्यतः 5-6 बातों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर कि कोड ऑफ एथिक्स हमारा बेस है और इस आधार पर काम करता है। यहाँ पर मैं इन सब बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह करके सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के ऊपर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या ड्यू केयर। मान लो अगर आप एक MBBS हैं और आपसे कहा जाए कि साहब कार्डियक अरेस्ट आया है या हार्ट अटैक हुआ है, तो ट्रीटमेंट आप किससे करवाएंगे, MBBS से या MD से? ऑफ कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे MD, जबकि MBBS भी वही है जिसने भी सब पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है, और MD जो है उसने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ये कोशिश करते हैं अक्सर करके कि जो काम आया है वो ले लेते हैं, उसके लिए हाँ भरते हैं, वो कर लेते हैं, चाहे हम उसके प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं हैं। दोस्तों, हमें वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसके लिए हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास इतना समय उपलब्ध होना चाहिए कि हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ले सकें। बाकी सभी दोस्त समझदार हैं तो बाकी बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हुए हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोड ऑफ एथिक्स या COE 2019 में है। इस कोड ऑफ एथिक्स के वॉल्यूम 1 के कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, सभी प्रकार के प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है। यहाँ प्रोफेशनल अकाउंटेंट से मेरा आशय है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इस बार इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के रूप में मान्यता देता है या मानता है, और वही टर्म हमने एज इट इज़ वहाँ से उठाई है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। पार्ट 2 जो है वो बात करता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस में, मीन्स पार्ट 2 जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस पर अप्लीकेबल है। यहाँ पर बिजनेस से आशय ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो जॉब करते हैं, किसी न किसी नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन पर अप्लीकेबल है। इस बार जो है वो मेंबर्स इन सर्विस को प्रोफेशनल अकाउंटेंट की श्रेणी इन बिजनेस में लेता है। पार्ट 3 जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस, मीन्स वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस में हैं, मैं हो गया, आप हो गए, बहुत सारी फर्म्स जो प्रैक्टिस करती है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस कहलाते हैं, और उन पर पार्ट 3 एप्लीकेबल है। इसके अलावा वॉल्यूम 1 में 2
इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स लिए गए हैं इस बात से, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड से। पहला जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो है इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट्स एंड रिव्यू। सेक्शन 400 से लेके 899 मीन्स काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इस बात से ये पार्ट 1 या वॉल्यूम 1 में लिया गया है। और दूसरा हिस्सा है इंडिपेंडेंस फॉर अश्योरेंस एंड अदर फंक्शंस। मीन्स पहले जो 2009 का हमारा कोड ऑफ एथिक्स था उसमें इंडिपेंडेंस फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स करके एक पार्ट हुआ करता था, जो अब 2 हिस्सों में कर दिया है। मीन्स ऑडिट एंड रिव्यू फंक्शंस के लिए हमें सेपरेट पार्ट 4A दिया गया है वॉल्यूम 1 में, और पार्ट 4B जो है वो इंडिपेंडेंस फॉर अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स मीन्स ऑडिट और रिव्यूज के अलावा जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट हो गए, स्टॉक ऑडिट्स हो गए, उसके बारे में बात करता है, जिसके लिए सेक्शन 900 से 999 मीन्स ऑलमोस्ट 1000 सेक्शंस के साथ ये है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस संबंध में वो ये है कि कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1 जो है वो गाइडलाइन के रूप में इशू किया गया है। गाइडलाइन के रूप में इशू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जब हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स, इससे पहले जो 2009 इशू किया गया था वो भी गाइडलाइंस के रूप में इशू किया गया था। गाइडलाइन इसलिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का पार्ट 2 का सेकंड शेड्यूल जो है वो कहता है कि अगर हमने किसी गाइडलाइन को वायलेट किया है, वायलेशन किया है, तो वो फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में कवर करने के लिए इसको एज ए गाइडलाइन इशू किया गया है कोड ऑफ एथिक्स को। फर्दर एक जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, पहले जो कोड ऑफ एथिक्स इशू किया गया है या किए जाते रहे हैं अभी तक, सब जो है वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होते हैं। मतलब रिटायरिंग ऑडिटर शुड इंटीमेट, मीन्स रिटायरिंग ऑडिटर को इंटीमेट करना चाहिए। एन इनकमिंग ऑडिटर शुड टेक द एनओसी फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर। वहाँ क्या है, करना चाहिए, दैट वाज रिकमेंडेटरी इन नेचर। तो यहाँ पर जो शुड शब्द था, शुड वर्ड यूज किया गया था, उसको शेल से रिप्लेस कर दिया गया है। मीन्स अब जो है आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। जो कोड ऑफ एथिक्स 2019 का जो सबसे यूँ कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि शुड शब्द को शेल से रिप्लेस कर दिया गया है। मीन्स पहले आपको करना चाहिए था और अब करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है कोड ऑफ एथिक्स 2019 में जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट। कोड ऑफ एथिक्स के विभिन्न प्रोविजंस में जो है वो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको क्रिएट करना, उस डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल में रखना, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए उस पर्टिकुलर प्रोविज़न पर आर से डिमार्केट किया गया है। मीन्स यहाँ पर इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको रखना ही हैं। अब हम बात करते हैं नए प्रोविज़न्स की। मैं ये मानता हूँ कि कोड ऑफ एथिक्स 2009 से सब लोग अवगत हैं, इसलिए हम जो है वो सिर्फ नए प्रोविज़न्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो लिया गया है वो है नो क्लार। नो क्लार मीन्स नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन। सेक्शन 260 से लेकर के 360 तक इसके बारे में बात की गई है। तो अभी तो जो है ISBA या इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बात करता है नो क्लार सभी प्रकार के असाइनमेंट पे अप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में जो है वो रिलैक्सेशन देते हुए सिर्फ अभी जो है नो क्लार की लिमिटेड एप्लीकेशन डाली गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। मीन्स सारी लिस्टेड कंपनीज जिनका आप ऑडिट एंगेजमेंट्स करते हैं, ऑडिट में एंगेज हैं जिनके पास, उनके ऑडिटर्स को नो क्लार फॉलो करना जरूरी है। नो क्लार है क्या? अगर हम बात करें नो क्लार की, तो नो क्लार ऑडिट असाइनमेंट्स पे एप्लीकेबल है, सिर्फ लिस्टेड पे है। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में है तो उस केस में वो अपने लिस्टेड कंपनीज का अगर एम्प्लॉय है तो वहाँ भी नो क्लार एप्लीकेबल है। नो क्लार
में बेसिकली ये है कि कोई भी लॉ को अगर अवॉइड करता है आपका एम्प्लॉयर या ऑडिट क्लाइंट, तो उस केस में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को आपको उस बारे में बताना है। जो पहले कंडीशन थी वो क्या थी कि कोई भी अगर वायलेशन किसी लॉ का किया गया है तो आप ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करने लायक है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से आप ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दीजिए, अन्यथा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके लिए नहीं था। लेकिन नोक्लार इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है वो हर चार्ट अकाउंटेंट, चाहे वो जॉब में है या प्रैक्टिस में है, उसको अगर कोई ऑडिट असाइनमेंट वो कर रहा है और उसके संज्ञान में, उसके नॉलेज में कोई ऐसा एरर, ओमिशन, कमीशन कमिटेड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर उसके संज्ञान में आता है, तो उसको रिलेवेंट अथॉरिटी को न सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में देना है बल्कि रिलेवेंट अथॉरिटी को। यहाँ रिलेवेंट अथॉरिटी से क्या है, मान लो अगर किसी क्लाइंट ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है या करप्शन किया है, ब्राइबरी की है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है तो ऑडिट रिपोर्ट में देने के साथ साथ सेबी को भी इंटीमेट करने की जिम्मेदारी चार्ट अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स पर डाली गई है। तो नोक्लार दोस्तों वैसे बात करें तो बहुत खतरनाक प्रोविज़न भी है और हम पर एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी डालता है जो हमें सही में देश का भागीदार बनाता है कि जब भी कोई ऐसा गलत काम आपका एम्प्लॉयर कर रहा है या गलत काम आपका ऑडिटी कर रहा है तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी सूचना आप संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं। और ये जो है वो एक प्रोविज़न अभी जो है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में ही अवेलेबल अप्लीकेबल है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, लिस्टेड कंपनीज के अगर हमारे पास असाइनमेंट है तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नोक्लार जो है उसके स्कोप में क्या नहीं है, क्योंकि क्या है कि कल से तो जो है वो आपका ऑडिटी क्लाइंट अगर ब्राइब के लिए अपने घर में किसी को अगर डॉवरी के लिए परेशान करता है अपने घर में या कोई और क्राइम करता है इंडियन पेनल कोड में मेंशन, तो वो सब आ जाएंगे। तो इसलिए कुछ स्कोप स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से जो है वो नोक्लार में कवर नहीं होंगे। वन मैटर्स क्लियरली इनकॉन्सिक्वेशनल, जो मैटर्स आपके पास, दूसरा जो है जो मैटर्स आपके ऑडिट असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करते वक्त या आपके रूटीन दायित्वों को निभाते वक्त अगर आपके सामने नहीं आते हैं तो वो मैटर्स जो है आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स अनरिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लाइंट और एम्प्लॉयर, वो भी यहाँ कवर नहीं होंगे अगर डायरेक्टली बिजनेस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है तो। और या फिर आपकी ऑडिटी या एम्प्लॉयर के अलावा कंपनी में कोई और ऐसी गतिविधियों में लिप्त है तो वो भी यहाँ कवर नहीं है। मीन्स वो तो वैसे भी है कि ऑडिट के दौरान अगर आपको पता चलता है कि वहाँ का कोई बंदा कोई करप्शन कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो वो आप एम्प्लॉयर को तुरंत नोटिस में लाते ही हैं, ऑडिटी को नोटिस में लाते ही हैं और वो यहाँ पर उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। मीन्स कुल मिलाकर के टॉप मैनेजमेंट जो है वो अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो नोक्लार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो है वो है की ऑडिट पार्टनर्स। दोस्तों यहाँ पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि की ऑडिट पार्टनर्स की कॉन्सेप्ट हमारे जैसी छोटी फर्म्स जो हैं जिसमें 1-2 पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं या प्रोप्राइटर्स हैं, वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। और ये जो कॉन्सेप्ट है की ऑडिट पार्टनर्स की, ये बेसिकली उनके लिए वर्क करेगी जिसमें 8-10 पार्टनर्स एक साथ काम करते हैं। पहली बार कोड ऑफ एथिक्स 2019 में इसको डिफाइंड किया गया है और वहाँ पर 2-3 अलग अलग अथॉरिटी डिफाइन की गई है। सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया इंगेजमेंट पार्टनर, मीन्स जो बेसिकली बैलेंस शीट को साइन कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा है, जो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो इंगेजमेंट पार्टनर है। इंगेजमेंट पार्टनर के अलावा एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू के लिए जिम्मेदार हो। अदर स्टाफ जो सीधे इन्वॉल्व है ऑडिट में, तो बहुत सारे जहाँ पर बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के लिए इसको है। एनीवे हमें पढ़ना है और हमें ध्यान देना है इसके ऊपर
की ऑडिट पार्टनर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज पार्टनर्स रोटेशन की बात करता है हमारा कोड ऑफ एथिक्स। कंपनीज एक्ट में 2013 में आया पार्टनर रोटेशन, बट हमारे यहाँ पार्टनर रोटेशन कोड ऑफ एथिक्स 2009 में भी अवेलेबल था, और ये बात करता है कि साहब 7 साल बाद पार्टनर्स को रोटेट हो जाना चाहिए। मीन्स जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी संस्था का, 7 साल तक वो उसका ऑडिट करता रहे। 7 साल बाद जो है उस पार्टनर को हटा के किसी दूसरे पार्टनर्स को वहाँ पर आ जाना चाहिए। लेकिन 2019 जो है वो इसको थोड़ा और एलोबरेट करता है, थोड़ा और आगे ले जाता है। थोड़ा और आगे ले जाते उसका ये कहना है कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 में पार्टनर्स के रोटेशन के संबंध में कोई प्रोविज़न दिया गया है, जो कि दिया गया है कि 5 साल में पार्टनर्स को रोटेट करना है और मैक्सिमम 10 साल मीन्स 2 पार्टनर तक उसके अंदर इंगेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई रेगुलेटरी लॉज हैं, जैसे आरबीआई एक्ट है या सेबी है, एनबीएफसी है, ये लोग अगर डिफाइन करते हैं कि साहब पार्टनर्स को इतने पीरियड में रोटेट करना है तो फिर करना है, अन्यथा कोड ऑफ एथिक्स बात करता है 7 साल में ऑडिटर्स को रोटेट कर लेना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। जहां प्रोप्राइटरशिप है उसको छोड़ देना चाहिए। पार्टनर्स रोटेशन कूलिंग 2009 में ये बात करता था कि 2 साल की कूलिंग होगी साहब। आपने किसी का ऑडिट किया, ऑडिट करते वक्त 7 साल तक आप उसके इंगेजमेंट पार्टनर रहे, उसके बाद 2 साल तक आप उससे दूर रहे, और 2 साल बाद जा कर के फिर से आप उसका काम कर सकते हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स 2019 में इस प्रोविज़न को थोड़ा सा और मुश्किल किया गया है, और मुश्किल करते वक्त उन्होंने ये कहा है कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है, मीन्स जो पार्टनर बैलेंस शीट को साइन कर रहा था, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए 5 साल का कूलिंग होगा। 5 साल का कूलिंग एक थोड़ा सा लंबा पीरियड है, लेकिन 5 साल का कूलिंग उसको रखना पड़ेगा। सिर्फ उसी के लिए कूलिंग नहीं मेंशन किया गया है। कूलिंग जो है, अगर कोई पार्टनर जो क्वालिटी एंड कंट्रोल रिव्यू में था, मीन्स ऑडिट किसी ने किया, क्वालिटी करने के एंगल से, क्वालिटी को कंट्रोल करने के एंगल से उसके साथ कुछ और पार्टनर्स, कुछ और साथी एंगेज थे, तो उनको भी जो है वो 3 साल का कूलिंग रखना होगा। मीन्स 5 साल का कूलिंग मेन एंगेजमेंट पार्टनर के लिए, ऐसा एंगेजमेंट पार्टनर जो क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू में इन्वॉल्व है उसके लिए 3 साल का कूलिंग, और अदर ऑडिट पार्टनर जो उसमें इन्वॉल्व रहा है यदि, तो उसके लिए 2 साल का कूलिंग। कुल मिलाकर के जो है वो कूलिंग थोड़ा सा लंबा किया गया है नए कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। नाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटीज ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ। यहाँ कूलिंग से तात्पर्य क्या है, मीन्स कूलिंग की क्यों जरूरत पड़ी? तो कूलिंग में बेसिकली जो है कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड की गई है जो कोई भी पार्टनर आपकी फर्म का कूलिंग के दौरान उन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये जो है वो 2019 में नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है, मीन्स पार्टनर रोटेशन और कूलिंग का प्रोविज़न 2009 वाले कोड ऑफ एथिक्स में भी था, लेकिन 2019 में जो है स्पेसिफाइड कर दी गई है कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो पार्टनर्स जो कूलिंग में है वो नहीं कर पाएंगे। तो जो पहली एक्टिविटी दी गई है वो ये दी गई है कि सब प्रोविजन ऑन कंसल्टिंग विद द एंगेजमेंट टीम। जो टीम नया एंगेजमेंट पार्टनर उसमें लगा है, उनके साथ कोई उस क्लाइंट को लेकर के टेक्निकल या इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज पर कोई भी कंसल्टेंसी नहीं देंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो क्लाइंट से आप कूलिंग लेके बैठे हैं, जिस ऑडिटी से आप कूलिंग लेके बैठे हैं, उस ऑडिट के संबंध में उस व्यक्ति से जो वहाँ पर काम कर रहा है, जो इंगेज्ड है वर्तमान में, उससे कोई भी किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं करेंगे, कोई कंसल्टेशन नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है ये। क्यों मुश्किल है कि इसको फॉलो करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है। बहुत बड़ी फर्म आपके पास होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ आपके पास हो, तब ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा ऑडिट छोड़ दे, ये मेरा निजी मत है। दूसरा जो उन्होंने कहा है, प्रोविजन ऑन लीडिंग और कोऑर्डिनेटिंग।
with professional services provided by the firm to the audit client. अगर कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज उस क्लाइंट को दी जा रही है तो किसी भी एक्टिविटी में वो वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, न तो टीम को लीड करेगा, न टीम को वो कंसल्ट करेगा कि साहब कोऑर्डिनेट करेगा कि साहब यहाँ जाके इससे मिल लेना, ये काम कर लेना। नहीं, नई टीम जाएगी, वो अपने हिसाब से पूरा काम करेगी और वो उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तीसरा जो प्रोविजन लगाया है, प्रोविजन ऑन अंडरटेकिंग एनी अदर की रोल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाई आपसे कहा गया कि आप सीधे कंसल्टिंग नहीं करेंगे एंगेजमेंट टीम से, कोई बात नहीं। फिर कहा गया कि सब आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, न लीड करेंगे किसी टीम को जो कोई और सर्विसेज भी उस क्लाइंट को देती है। तीसरा और थोड़ा सा टाइट हो गए यहाँ पर, टाइट होकर के कहा गया कि साहब ठीक है, आप किसी भी प्रकार से एनी अदर रोल और एक्टिविटी जिसका की इम्पैक्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे पड़ सकता है, हैविंग सिग्निफिकेंट और फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन विद द सीनियर मैनेजमेंट आर दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, उनसे सीधे कनेक्शन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंगेज आता हो, डायरेक्ट आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, तो ऐसा कहीं भी वो एंगेज नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं फर्म रोटेशन की। कोड ऑफ एथिक्स 2009 में फर्म रोटेशन के संबंध में कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन 2019 कोड ऑफ एथिक्स में जो है फर्म रोटेशन की बात की गई है और फर्म रोटेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2030 से अडॉप्ट किया गया है। और जो पीरियड कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, मीन्स एक एंगेजमेंट पार्टनर 5 साल, दोबारा से दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर फर्दर 5 साल, 10 साल, और उसके बाद फर्म को रोटेट होना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल हैं, प्रोप्राइटरशिप है, तो फिर जो है वो 5 साल बाद आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो फर्म रोटेशन की कॉन्सेप्ट को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया है। और ये फर्म रोटेशन जो है न सिर्फ अकेले चलेगा, मीन्स ये जो है पार्टनर्स रोटेशंस को फॉलो करते हुए फर्म रोटेशन को भी फॉलो करना है। मीन्स इन एनी केस जो पहले काम कर रहा था लिस्टेड कंपनीज के केस में एंगेजमेंट पार्टनर था, उसको चूंकि 5 साल की कूलिंग रखना है, 10 साल बाद वैसे ही आपको वो ऑडिट छोड़ना है एज पर कंपनीज एक्ट, अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पर जो है ये फर्म रोटेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो एक बार के बाद दूसरी बार शायद न आ पाए वापस, फिर से वो कूलिंग करके कंपनीज एक्ट के हिसाब से देन विल कम बैक। इसके बाद एक नया प्रोविजन और डाला गया है, वो है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम लोग जब भी छोटी यूनिट्स का, मीडियम साइज यूनिट्स का ऑडिट करते हैं तो प्रैक्टिकली तो हम जो है वो क्लाइंट को काफ़ी हेल्प करते हैं अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में, टाइम टू टाइम कंसल्टेंसी देते हैं, गाइडेंस देते हैं। लेकिन अब जो नया प्रोविज़न कोड ऑफ एथिक्स में डाला गया है उसके हिसाब से जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीन्स हम ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली लिखते हैं कि प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे ऑडिटर नहीं एज्यूम कर सकता। किसी भी क्लाइंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने के, बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने की, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स को नहीं लेनी चाहिए, ये कोड ऑफ एथिक्स 2019 बोलता है। अब बात आती है कि सब मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा एलोबरेट कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहलाएंगी। तो अगर मैनेजमेंट को मैं ऑडिटर ने कुछ एडवाइस किया, रिकमेंड किया है और उसके कारण उसकी ड्यूटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं आना है, असर नहीं आना है, तो वो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहलाएगा। मीन्स क्या है कि जब ऑडिट ही आपसे कुछ कंसल्टेंसी मांगे और आप उसको एडवाइस करें तो उस केस में वो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक टाइपिंग का काम, वर्ड प्रोसेसिंग, उन्होंने कहा साहब ये हमने बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस फाइनल कर दिया है, आप बैलेंस शीट में इसको डाल दो, फॉर्मेट में फीड कर दो,
एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टेटरी फॉर्म्स भरने के लिए क्लाइंट ने आपको दे दिए, आपने उसको फॉर्म भर के दे दिया कि साहब ये इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म है, वो ऐसे भरेंगे। उसके बाद अगर क्लाइंट कहता है कि साहब आप इसको सबमिट भी कर दीजिए तो आप कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टली तो जो है वो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर आप क्लाइंट को समय समय पर, ऑडिट क्लाइंट को समय समय पर बताते रहते हैं कि साहब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ये आखिरी तारीख है, टीडीएस रिटर्न भरने की ये तारीख है, तो इसमें भी कोड ऑफ एथिक्स में कुछ ऐसा थ्रेट नहीं दिया गया है, आप मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। एग्जिस्टिंग जो कुछ प्रोविजंस थे 2009 में कि आप जो है ऑडिट के अलावा कोई और सर्विसेज ऑडिट क्लाइंट को नहीं दे सकते, या दे सकते हैं तो कितनी दे सकते हैं। 2009 में इसमें प्रोविजन था, लेकिन उसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं माना गया था कि साहब आप अगर क्लाइंट को टैक्सेशन से रिलेटेड या कोई और सर्विसेज भी देना चाहेंगे तो वो आपके जॉब को कोई थ्रेट नहीं करता है, आपके इंडिपेंडेंस को बेसिकली कोई थ्रेट नहीं करता है। तो ऐसा जो है इसको थोड़ा सा एलोबरेट 2019 में किया गया, और यहाँ पर एलोबरेट करके ये थोड़ा सा ऊपर ले गए। ऊपर ले जा करके जो है वो किया गया, जो प्रोविज़न दिया गया कि साहब कोई कन्फ्यूज़न रखना ही नहीं है, क्लियर कट डिमार्केशन कर दिया जाता है कि कौन से सर्विसेज आप दे पाएंगे और कौन से सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। जो स्पेसिफिक प्रोविज़न किया गया है वो बहुत स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट सर्विसेज मीन्स क्या होता है। नॉर्मली अभी हमारा ऑडिट क्लाइंट से वो हमसे कहता है यार अकाउंटेंट दे दो यार, बहुत परेशान हो रहे हैं यार, हम अकाउंटेंट पहुंचा देते हैं। नाउ वी कैन नॉट डू, अब नहीं चल पाएगा ये। आप उसको सीधे सीधे अकाउंटेंट नहीं भेज सकते, उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट अगर है तो उसको बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो वो सीधे सीधे आप राइटिंग में नहीं दे सकते। अन्यथा ये होगा कि आपका व्यक्ति वहाँ बैठा है ऑडिटिंग के यहाँ और वो आपको हमेशा फेवर करना चाहेगा। ये इसके पीछे एक सोच रही है। इसके अलावा जो है टैक्सेशन सर्विसेज जो ऑडिट क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती थी, तो इस पर भी 2009 कोड ऑफ एथिक्स में कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस को खतरा नहीं माना गया था, थ्रेट नहीं मानी गई थी। 2019 में इसको उठा करके जो है वो थोड़ा एलोबरेट किया गया और टैक्सेशन सर्विसेज को कैटेगराइज कर दिया गया। मीन्स कौन सी टैक्सेशन सर्विसेज ऐसी है जो आपकी इंडिपेंडेंस को हर्ट करेगी और कौन सी टैक्सेशन सर्विसेज ऐसी है जो आपकी इंडिपेंडेंस को हर्ट नहीं करेगी। जो पहली सर्विसेज है टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। तो कोड ऑफ एथिक्स का ये मानना है कि साहब आप टैक्स रिटर्न किसी का अगर बना के देते हैं, उसने पूरी कैलकुलेशन करके दे दी है, तो कोई थ्रेट नहीं है इसके अंदर, आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होती है। दूसरा, अगर आपने टैक्स का कैलकुलेशन करके उसको दिया है और उस बेसिस पर अगर ऑडिट क्लाइंट एंट्रीज बुक्स में पास करता है, तो यहाँ पर एक थ्रेट आती है, वो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब आप ही ने उसको एंट्री सजेस्ट की है कि साहब इतना टैक्स कैलकुलेट करके आ रहा है, आप ये बुक्स में बुक कर लीजिए और इसकी ये एंट्री डाल दीजिए। बाद में उन्हें एंट्रीज को, उन्हें रिकॉर्ड्स को आपने चेक करना है, तो चूंकि आप ही ने बनाया है, आप उसको चेक करेंगे तो सेल्फ रिव्यू है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट जब आप टैक्स कैलकुलेशन करके दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि साहब आप अकाउंटिंग एंट्रीज इस तरीके से डाल दीजिए, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट हर्ट हो सकती है। तीसरा जो है वो कैटेगरी उन्होंने की है, दैट इज टैक्स प्लानिंग या अदर टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज। अब यहाँ पर जो है कोड ऑफ एथिक्स 2019 का ये मानना है कि यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट या एडवोकेसी थ्रेट आ सकती है, हमेशा आएगी जरूरी नहीं है, बट आ सकती है। तो यहाँ पर भी मेंबर्स को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, कुछ सेफगार्ड उठाने हैं, तो फिर आप टैक्स प्लानिंग के सर्विसेज दे सकते हैं उसको। इसके साथ साथ टैक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यूएशन के लिए अथराइज्ड हैं और वैल्यूएशन करके दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, तो वहाँ पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई उसके इम्प्लीकेशंस नहीं हैं,
तब तो आप दे सकते हैं, अन्यथा वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स में काउंट होगा और उस केस में आप उसको वो सर्विसेज नहीं दे पाएंगे या उस थ्रेट को आपको एलिमिनेट करना होगा। अब इसके अलावा अगर टैक्सेशन से संबंधित कोई स्कीम है, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम चल रही है अभी, या और भी इस टाइप की स्कीम्स समय समय पर आती रहती है, या टैक्स डिस्प्यूट्स कोई हैं, तो उसमें अगर आप अपने क्लाइंट को असिस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में अगर आप एज ए काउंसिल भी डिपार्टमेंट के साथ पास प्रेजेंट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडवोकेसी थ्रेट जनरेट हो जाएगी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर आप उसमें एज एन काउंसलर, एज एन एडवोकेट अगर वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो आप दे सकते हैं उसको इसके लिए सजेशंस, एडवाइस, रिकमेंडेशंस। अन्यथा आप अगर वहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं तो फिर जो है वो एडवोकेसी थ्रेट या सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगी, जिसको आपको एलिमिनेट करना होगा, जिसको मिनिमाइज करना होगा। जो एक और प्रोविज़न आया है, क्लोज एंड इमीडिएट फैमिली, यहाँ पर जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होती है कि साहब मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरे वाइफ है, उसी की फर्म का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है डेफिनेटली। 2009 में भी ये प्रोविज़न था कोड ऑफ एथिक्स 2009 में, वहाँ पर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 1956 से उठाई गई थी और उसको क्लोज फैमिली एंड इमीडिएट फैमिली मान लिया गया था। बट यहाँ पर जो है नए कोड ऑफ एथिक्स 19 में जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन तो कंपनीज एक्ट 2013 से ली ही गई है इन केस ऑफ कंपनी क्लाइंट्स, बट अदर देन कंपनी क्लाइंट्स जो है वो इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है या इस बात से उठाई गई है इमीडिएट फैमिली और क्लोज फैमिली के डेफिनेशन। इमीडिएट फैमिली जो है, क्लोज फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स, चाइल्ड, सिबलिंग मीन्स आपके माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये जो हैं, या ऐसे अन्य रिश्तेदार जो इमीडिएट फैमिली नहीं है। तो फिर इमीडिएट फैमिली क्या है? इमीडिएट फैमिली मीन्स आपका स्पाउस, पत्नी, या उसके इक्विवेलेंट कौन हो सकता है, आप समझदार हैं, या कोई डिपेंडेंट। तो ये जो है क्लोज या इमीडिएट फैमिली है, इनके ऑडिट असाइनमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद जो प्रोविज़न एक और इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज मीन्स वो एंटिटीज जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व है। भाई मेरे आपके बिजनेस में तो पब्लिक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, बट अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वहां पर जो है पब्लिक के पास अगर शेयर होल्डिंग, तो उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ये एक नई कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, और वो इसलिए की गई है कि साहब जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, अगर ऐसा कोई क्लाइंट आपका है, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और ऐसे केस में जो है हमें उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने होंगे, रेडी करने होंगे कि साहब हमने इंडिपेंडेंस हर एंगल से चेक कर ली थी। अब बात आती है कि साहब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ क्या हैं, सब लोग समझ ही गए होंगे। सबसे पहला जो है वो लिस्टेड कंपनीज, दूसरा जो है वो एनी एंटिटी जिसमें पब्लिक सीधे इन्वॉल्व है, या रेगुलेटर्स ने कहा है कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, लाइक बैंक्स हो गए आपके, लेजिस्लेशन और तरीके से डिफाइन करता है, बैंक्स के साथ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, और भी सारी कंपनीज जिसमें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा लगा हुआ है या उनका इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कहलाती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में जो है आपको इंडिपेंडेंस का ज़्यादा ध्यान रखना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, फीस। ये भी 2009 के कोड ऑफ एथिक्स में भी दिया गया था, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये आया है कि 2009 में जो है वो टोटल आपकी रेवेन्यू का 40% से ज़्यादा रेवेन्यू अगर सिंगल क्लाइंट से आ रही है, सपोज करो आपकी टोटल रेवेन्यू 20 लाख रुपए है
और कोई एक क्लाइंट है उसमें से वो आपको 9 लाख रुपए की फीस दे देता है, तो इन दैट केस वो क्लाइंट या वो ग्रुप में आपकी थ्रेड जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर जो है आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उस क्लाइंट को छोड़ दें, उसका आपको फिर रेगुलेटर्स के पास डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब ये जो रिक्वायरमेंट 40% की थी, इसको रिड्यूस करके 15% कर दिया गया। मीन्स पहले जो 20 लाख की ग्रॉस रेवेन्यू में से 8 लाख से ज़्यादा अगर आप सिंगल क्लाइंट या सिंगल ग्रुप से ले रहे थे, तो उस केस में जो है आपको डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बनती थी। अब वो घटा करके 15% कर दिया गया। मीन्स अब अगर उस क्लाइंट से 20 लाख की फीस में 3 लाख से ऊपर भी अगर आपने थोड़ा बहुत पेमेंट लिया है, तो उस केस में जो है वो एक थ्रेड जनरेट हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको सही जगह पर रिपोर्ट करें। अब यहाँ पर जो है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फीस की साइज जो है वो नो डाउट बहुत सारे फॉर्म्स इसके अंदर आ जाएंगे जिनके कुछ क्लाइंट्स मेन होते हैं, कुछ दूसरे हैं, तो ये सीलिंग कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो जो पहला प्रोविज़न है वो पहला प्रोविज़न है कि ऐसे क्लाइंट जिनसे आप 5 लाख से कम फीस लेते हैं, उन क्लाइंट्स को यहाँ काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। मीन्स टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते वक्त तो काउंट लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई सिंगल क्लाइंट आपको 5 लाख या इससे ज़्यादा की फीस का पेमेंट कर रहा है, तो फिर आपका कंपैरिजन टोटल फीस से उस क्लाइंट से कितनी रेवेन्यू आई है उस पे होगा। दूसरा जो है, अगर हमें बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से या C&AG ने जो ऑडिट अलॉटमेंट दिए हैं या गवर्नमेंट जो मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ ने अगर हमारा अपॉइंटमेंट किया है एज एन ऑडिटर, तो वहाँ से जो फीस आएगी वहाँ पर ये 15% की अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो इस प्रोविज़न से बाहर आ जाएंगी, बिकॉज अगर 15% हमें देखना है तो कोई बड़ा क्लाइंट है वो हमें देखना है। ये प्रोविज़न बेसिकली जो मेरे नॉलेज के हिसाब से है वो इसलिए लाया गया था कि लोग जॉब करते हैं, वहाँ पर वो जो है अपने आप को एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट अपॉइंट करवाते हैं और उसके बाद बैंक ऑडिट्स या दूसरे ऑडिट्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। उस केस में वहाँ सिंगल की फीस जो है वो 15% या 40% वॉट एवर द प्रोविज़न से ज़्यादा हो जाती थी। तो उस केस में आपको करना क्या है, अगर क्रॉस कर जाते हैं तो करना क्या है, तो आपको सिंपली ये करना है कि रिपोर्ट करना है। मेरी राय में जो है वो रिपोर्ट आपको रेगुलेटर को करना है, जैसे लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उससे फीस जो है वो टोटल फीस का 15% से ज़्यादा है, तो आपको सेबी को या जो भी और अथॉरिटीज़ हैं उनको इंटीमेट करना है। मेरी राय में इंटीमेट करने का जो सही तरीका है वो ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट में हम पेमेंट टू ऑडिटर्स दर्शाते हैं, वहाँ पर एक नोट के माध्यम से दिया जा सकता है कि साहब ये हमारी फ़ीस टोटल है और इसमें से इनसे इतनी है तो ये 15% से ज़्यादा होती है। ऐसा करके वहाँ दिया जा सकता है, क्योंकि सेबी में या और कहीं देने के लिए इसके पर कोई स्पेसिफाइड फॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से। इसके बाद जो अगला नया प्रोविज़न है वो है ब्रेचेस ऑफ कोड। यहाँ पर जो है वो सेल्फ करेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। मीन्स क्या है कि अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट किया, उससे अगर आप दूर हुए या आपने अवॉइड किया, तो उस केस में ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है कि आप सेल्फ करेक्ट कर लें और सेल्फ करेक्ट करके खुद ही एक्शन ले लें। ये मैकेनिज्म मीन्स पहला मौका आप ही को दिया गया है और वो मौका उस केस में ही मिलेगा जब कोई रिस्क आपके इंडिपेंडेंसी को हर्ट करती है, कोई ऐसी थ्रेट आती है जो आपकी इंडिपेंडेंसी को हर्ट करती है, तो वहाँ पर जो है वो सेल्फ करेक्शन आप कर सकते हैं। और वो सेल्फ करेक्शन क्या है कि आप जो है या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही छोड़ दें, उस असाइनमेंट को ही छोड़ दें, या जो थ्रेट जनरेट हुई थी उस थ्रेट को एक एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आए। तो ये जो है एक तरीका उन्होंने दिया है। आगे हम बात करेंगे कि उसको क्या और एक्शन ली जा सकती है। इसके अलावा अन्य प्रोविजंस जो छोटे छोटे हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूरा लेना तो संभव नहीं है, इसलिए जो है छोटे छोटे से और प्रोविजंस कुछ जो सीधे तौर पर हमें अफेक्ट कर सकते हैं वो लिए हैं। एक जो प्रोविज़न है जो कोड ऑफ एथिक्स 2009 में भी था और 2019 में भी कंटिन्यू किया गया है, बट थोड़ा सा और एलोबरेट किया गया है,
वो है अनरीजनेबल गिफ्ट, हॉस्पिटलिटी या अदर कोई बेनिफिट इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर क्लाइंट आपको देता है तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यस, कहीं ना कहीं आप उसके गिफ्ट से इन्फ्लुएंस होंगे और ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। एक रीजनेबल, यहाँ पर जो शब्द किया गया अनरीजनेबल, तो रीजनेबल वैसे भी अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए ऑडिट करेंगे तो मेरी मानिए आपको कोई अनरीजनेबली गिफ्ट देने वाला भी नहीं है। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को अवॉइड करेंगे तभी अनरीजनेबल गिफ्ट्स आपको मिलेंगी। इसके बाद जो है एक प्रोविजन और है, वो है डॉक्यूमेंट्स का। और डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी डिटेल्ड, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिस भी प्रोविज़न में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर आर से डिमार्क किया गया है, आर से सेपरेटेड किया गया है, या प्रोविज़न के ऊपर आर लिखा गया है, मीन्स यहाँ पर जो है हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको हर केस के फैक्ट्स लिखने हैं, मीन्स आपको जो है जो भी आपका क्लाइंट है उस क्लाइंट्स में पहले थ्रेट एनालिसिस किया आपने कि आपके पास एडवोकेसी थ्रेट तो नहीं आ रही है, सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, सेल्फ रिव्यू तो नहीं है, उसके फैक्ट्स मेंशन करें। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से इन्वॉल्व हुए हैं उस एसएससी के केस में, उससे संबंधित एक चेकलिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रिपेयर करनी पड़ेगी। द कम्युनिकेशन एंड पार्टीज विथ होम मैटर्स वर डिस्कस्ड, अगर आपके कोई काम किया है तो ऑडिट क्लाइंट के यहाँ किस किस से आप मिले, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की, क्या काम किया, वो सारा आपको नोट करना है। उसके बाद क्या एक्शंस आपने ली जब ऑडिट के दौरान गए, तो इंटरेक्शन हुआ कि साहब हम गए वहाँ पर हमें अकाउंटेंट XYZ मिले जिन्हें हमें कोऑपरेट किया, ये हमें नोट करना है कि साहब किससे मिले। उसके बाद फिर क्या एक्शंस हमने लिए अगर कोई फाइंडिंग्स हुई है तो। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा वो ये चाहूँगा कि अगर नुक्लार एप्लीकेबल है, मीन्स किसी भी लिस्टेड कंपनी का अगर आप ऑडिट करते हैं तो स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि कोई ऐसा मैटर ना हो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने लायक हो। अगर है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके रखें कि आपने उसको क्यों इग्नोर किया, क्योंकि ये प्रोविज़न जो है वो आगे जाकर के फार रीचिंग इफेक्ट देने वाला है एंड ये जो है वो हमें काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। इसके बाद जो है इनडेप्थनेस कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, या बैंक के ऑडिट हम एक्सेप्ट करते हैं तो इनडेप्थनेस के बारे में प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया है कि साहब आप कितने का लोन आपने लिया हुआ हो तो आप जो है उस एसएससी का उस क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। जैसे जो लिमिट थी दैट इज़ 1 लाख। यहाँ पर इस बात से जो है वो कॉन्सेप्ट ली गई है और ये कहा गया है कि साहब सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही नहीं या जो कंपनीज एक्ट में कवर हो रही है बैंक से नहीं, दूसरे क्लाइंट के केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट तो नहीं है। तो इनडेप्थनेस के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट लेते वक्त जो ऑडिटर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों की नेटवर्थ को ऐड करके और फिर हम निकालेंगे कि आज हस्बैंड की नेटवर्थ 50 लाख है, वाइफ की नेटवर्थ 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ में अगर आपने किसी से 2 लाख रुपए हाथ उधर लिए भी हैं तो 1.5 करोड़ की नेटवर्थ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा आपको, तो उस केस में मटेरियलिटी नहीं है। लेकिन अगर 1.5 करोड़ में उसने आपको 50 लाख रुपए उधार दे दिए हैं और उसके बाद आप उसका ऑडिट करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको मटेरियलिटी अट्रैक्ट हो जाती है और मटेरियलिटी अट्रैक्ट होने के केस में आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते, या करें तो फिर पहले इस थ्रेट को हटाएं, यहाँ से इंटरेस्ट को डाइल्यूट कर दें। इसके बाद जो प्रोविज़न है और वो ये है कि KYC नो योर क्लाइंट नॉर्म्स 2017 में एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इंस्टीट्यूट ने जारी किया था, गाइडलाइन के माध्यम से, वो एज इट इज़ 2019 कोड ऑफ एथिक्स में अडॉप्ट कर लिया गया। और अब आपको हर क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन मीन्स उसके बिजनेस के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और उसके प्रोप्राइटर्स या ओनर्स
या मैनेजमेंट से संबंधित बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपनी फाइल में लगाने होंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन, एक ये काम ऐसा है जो हम हमेशा करते हैं, कोई भी ऑडिट असाइनमेंट आए हम इस कोड ऑफ एथिक्स के इस प्रोविज़न को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि साहब प्रीवियस ऑडिटर से हमने परमिशन ले ली है, उसको चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिख दी, हमारा काम हो गया। प्रीवियस ऑडिटर के पास चिट्ठी पहुंच गई, उसने 7 दिन 8 दिन में जवाब नहीं दिया, हम मानते हैं कि साहब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चेंज लाया गया है वो इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि साहब जो प्रोसीडर है, जो आउटगोइंग ऑडिटर है, उसको अब आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा और वो रेस्पॉन्ड आपको प्रॉपरली करेगा। और साथ में ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी मीन्स इनकमिंग ऑडिटर्स की क्वालिटी के ऊपर, के काम के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, तो उसे ऑनेस्टली उस इंफॉर्मेशन को शेयर करनी होगी। दूसरा, अगर आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करते हैं और साहब वो वहाँ पर नहीं मिलता है जो उसने एड्रेस दिया है, तो आपने उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो रीजनेबल स्टेप्स लिए, मीन्स आपने फ़ोन जो नंबर अवेलेबल था उस पर कोशिश की, नहीं मिला, ईमेल डाला, मेल बाउंस हो गया, एड्रेस पे चिट्ठी डाली, साहब वो चिट्ठी भी लौट के आ गई। तो ये सारे एविडेंसेस, ये सारे सबूत जो है वो आपको संभाल के रखने पड़ेंगे, अन्यथा बाद में जब डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साहब जो है हमने ये स्टेप्स ली थी, उसके बाद भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं कोई थ्रेट मिलती है, जैसा हम बात कर रहे थे पहले, सेल्फ रिव्यू या एडवोकेसी, तो उस केस में आप 3 सेल्फ करेक्शन जो करेंगे, 3 स्टेप उठा सकते हैं। एक तो उन सर्कमस्टांसेस को हटा दीजिए जो आपके लिए ऐसी कोई थ्रेट इंडिपेंडेंस को क्रिएट कर रही है, या इनडेप्टनेस है तो सब लोन वापस रीपे कर दें, फिर काम कर लें। दूसरा, अगर आप उसको नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं तो सेफगार्ड अप्लाई कर लें। सेफगार्ड अप्लाई करते वक्त मीन्स ठीक है, हम 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने लोन ले रखा है, वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट कैन बी डन, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद डिक्लाइन और एंड द सर्विसेज। धन्यवाद दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं प्रोविजंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, सारा कोड ऑफ एथिक्स नहीं लिया जा सकता या सारे चेंजेस भी नहीं लिए जा सकते, जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं हमेशा आपको उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।